गुड इवनिंग। आज मैं आप सब लोगों को भूगोल में भारत का परिचय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग आजकल कंपटीशन के इस दौर में कई कंपटीशन होते हैं, जैसे पीसीएस है, बीओ का एग्ज़ाम है, टेट है, सुपर टेट है। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें भूगोल से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 10 से कम 10 से लेकर 25 नंबर तक के क्वेश्चन हमारे भूगोल से संबंधित होते हैं। लेकिन इस भूगोल को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भूगोल में कौन कौन सा पाठ्यक्रम हमारे में सम्मिलित है। तो सबसे पहले आज मैं आप सब लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इसका पाठ्यक्रम में क्या क्या कंपटीशन में पूछा जाता है, कौन कहाँ से कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले पाठ्यक्रम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो भूगोल का पाठ्यक्रम में सबसे पहले भूगोल में हमारा विश्व का भूगोल जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आता है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल से कई क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद हमारे आता है तथा भारत का भूगोल, साथ में भारत का भूगोल, भारत का भूगोल व संसाधन। संसाधन से तात्पर्य है हमारा प्राकृतिक से, जैसे कोयला है, खनिज है, चीज़ें, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। तो संसाधन, संसाधन में हम कह सकते हैं प्राकृतिक। ये पहला टॉपिक है, यानी विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं संसाधन, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एक चकबंदी मंडी परिषद का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें क्वेश्चन आया था कि सीरीज लगाना। 2019 के पीसीएस में भी भारत के भूगोल से क्वेश्चन आया था, जिसमें पर्वतों को एक क्रम में पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाने का था। तो इस तरह हमारे ये विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में जो हमारे इसमें भूगोल से संबंधित या कुछ पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है, वो है जनसंख्या, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी से तात्पर्य है जैसे इकोसिस्टम, इकोलॉजी, पर्यावरण से रिलेटेड है। तो हमने आजकल हम कंपटीशन का बहुत ज़्यादा दौर है और रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इससे भी आते हैं, इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, इनसे भी। एवं नगरीकरण, नगरीकरण। तो ये रहा आपका पाठ्यक्रम। इतने से भूगोल में कम से कम 10 से 25 क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिकों के बीच से। तो आज मैं आप सबसे पहले हम भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जीएस का दौर है। जीएस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, 40% जीएस आता है हमारे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भारत का परिचय। तो सब आप लोग लिखते ही जा रहे होंगे, देख लीजिए भारत का परिचय। परिचय, भारत का परिचय जानने से पहले हमें उसकी स्थिति के बारे में जान लेना चाहिए कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, ग्लोब में क्या है, महाद्वीप में उसकी कैसी स्थिति। तो भारत के परिचय के लिए हम इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला, महाद्वीप के आधार पर भारत की स्थिति। दूसरा, ग्लोब के आधार पर, ग्लोब के आधार पर भारत की स्थिति। हम कह सकते हैं कि स्थिति भारत की जानने इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम इसके माध्यम से ये जान सकते हैं कि आखिर भारत हमारा इस ग्लोब में या महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है। और इससे बहुत से प्रश्न भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाद्वीप, महाद्वीप से तात्पर्य है कि भारत हमारा किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। हमारे पूरे विश्व में
7 महाद्वीप है, जिनमें से एक ये एशिया महाद्वीप है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, लेकिन महाद्वीप के आधार पर एशिया में तो है। अगर एशिया में भारत की स्थिति कहाँ पर है, किसके आधार पर है, तो सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर हमें उत्तर किधर है, पूर्व किधर है, दक्षिण किधर है और पश्चिम किधर है, ये सब। तो सबसे पहले हमें ये होना चाहिए, ये हमारा पूर्व है, उसके जस्ट सामने पश्चिम है और ऊपर हमारा उत्तर और नीचे दक्षिण। ये आधार है महाद्वीप के आधार पर एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के आधार पर उत्तर, दक्षिण और पूर्व। उत्तर में हमारे बहुत से देश हैं, कई देश यहाँ पर है एशिया महाद्वीप में, लेकिन हमारे भारत की स्थिति एशिया में कहाँ पर है, तो भारत हमारा दक्षिण में है। कहाँ पर है? दक्षिण में। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में। किस भाग में? दक्षिण भाग में भारत स्थित है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी कि किस भाग में है। उत्तर में कई देश होंगे, पूर्व में कई देश होंगे, पश्चिम में कई देश होंगे और दक्षिण में भी कई देश होंगे। तो सर्वप्रथम ये देखा गया है कि भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है, तो एशिया महाद्वीप पर दक्षिण भाग है। इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में एक तो हमारा भारत हो गया, प्लस उसके साथ 7 देश और हैं। तो टोटल कितने देश हो गए? 8। और इन्हीं 8 देशों का एक संगठन बनाया गया और जिसका नाम दिया गया दक्षेस। दक्षेस संगठन। ये संगठन जिसे हम इंग्लिश में सार्क कहते हैं, इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सार्क। ठीक। दक्षेस इसकी स्थापना, इसमें कितने राज्य देश सम्मिलित हैं, कितना क्या है, ये सब अभी आगे हम बताने जा रहे हैं। दक्षेस महाद्वीप, इस महाद्वीप में हमने आपको बताया कि भारत के परिचय में महाद्वीप में भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में स्थित है। और दक्षिण भाग में हमारे 7 एक भारत है और 7 और देश सम्मिलित है। तो टोटल कितने देश हैं? 8 देश हैं। और इन 8 देशों का एक संगठन है जिसे हम दक्षेस कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। इसमें ये इसका फुल फॉर्म जो होता है हिंदी में, तो इसका होता है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या होगा? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका ये फुल फॉर्म, इसे हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें जो हमारे देश सम्मिलित हैं उनको हम एक शॉर्ट टिक के आधार पर आपको बताए दे रहे हैं। हमने एक ट्रिक बनाई है, MBBSPAIN, यानी 8 देश इसमें सम्मिलित है। और वो 8 देश कौन कौन से हैं उसके आधार पर हमने एक ट्रिक बनाई है, MBBSPAIN। M से हमारा जो पहला देश है वो देश है मालदीव। इसको हम रख कर करेंगे मालदीव। M से मालदीव, B से भूटान, इस B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, या आप कह सकते हैं भारत, इंडिया।
और N से नेपाल। ये हमारे 8 देश हैं दक्षिण में जो सार्क में सम्मिलित हैं। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। ये 8 देश पूछे जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि कितने देश शामिल है क्या है। इनकी राजधानियों के बारे में जरूर क्वेश्चन कर लिया जाता है। जैसे मालदीव की राजधानी है माले, भूटान की राजधानी है थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धन नेपुर और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और आप सभी को तो पता ही होगा कि भारत या इंडिया जो इंग्लिश में कहते हैं उसकी राजधानी क्या है हमारी, नई दिल्ली। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। राजधानी बताने का कारण ये है कि आज कुछ जो हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं उनमें सही मिलान करने वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर 4 देश दे दिए और उनके सामने 4 ऊपर नीचे करके राजधानियाँ दे दी और आपको सही मिलान करने रहते हैं। तो इसलिए इनको जरूर याद रखना है आपको, इनके है। और ये एक ट्रिक हम बनाई गई है, इसके आधार पर आपको इनके 8 देश याद करने हैं। तो इस प्रकार हमारा महाद्वीप के आधार पर हमने बताया था कि महाद्वीप के आधार पर हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, एशिया में। और एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति किस स्थान पर है, तो दक्षिण भाग में। और इसे हम दक्षिण एशियाई भाग भी कहते हैं। और इस दक्षिण एशियाई भाग में जो दक्षिण में है वो एक तो हमारा भारत है और उसके साथ 7 देश और सम्मिलित है, टोटल 8 देश है। और इनका एक समूह बनाया गया, संगठन बनाया गया जिसे हम दक्षेस के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना और इसके कब क्या इसमें हुई ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा, जिससे क्योंकि अगर सब चीज़ हम बता देंगे तो आप सब फिर आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा आप जब पढ़ेंगे इसके स्थापना देखेंगे तो थोड़ी और भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। लेकिन ये जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, हमने एक महाद्वीप के आधार पर तो हमने भारत की स्थिति जान ली कि एशिया में प्रश्न बनता है कि भारत में एशिया महाद्वीप के आधार पर भारत किस जगह स्थित है, तो भारत कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित है। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्लोब के आधार पर कि ग्लोब के आधार पर भारत की स्थिति कैसी। ग्लोब को हम आधार का मतलब है पृथ्वी के आधार पर। तो पृथ्वी, इसको ग्लोब को हम एक प्रकार से एक शब्द में कह सकते हैं, ये पृथ्वी का सूक्ष्म रूप है। पृथ्वी का सूक्ष्म रूप हम क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है। यानी हम पूरे विश्व की जानकारी इस ग्लोब के आधार पर, जो विश्व के जितने भी देश हैं उनकी पूरी जानकारी हम किससे ले लेते हैं, इस ग्लोब के आधार से जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, कैसे क्या। तो ये पृथ्वी का सूक्ष्म रूप हमें क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है। ठीक, इसको हम रख कर रहे हैं और इसके बारे में अब पढ़ते हैं। ग्लोब के आधार पर सबसे पहले हमें ग्लोब बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब पूरी जानकारी चाहिए। वैसे हमारी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस गोलार्ध को या इस ग्लोब को जिस 2 भागों में बांटा गया है, उस जो भाग में बांटा गया, यानी ऐसी क्षैतिज रेखा जो किसी ग्लोब को 2 भागों में बांट दे उसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसी रेखा के कई और नाम है, क्योंकि ये पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में बांट रही है। एक तो ऊपर का भाग हमारा क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। अभी आपको हमने मैप बताया है, दिशाओं का ज्ञान कराया है कि कौन सा आपको ऐसे प्लस का निशान बनाना है
ये ऊपर की दिशा हमारी उत्तर होगी, ये दक्षिण होगा, और ये पूर्व होगा, और ये पश्चिम होगा। इसके आधार पर हमने पृथ्वी को दो भागों में बांटा, तो ये ऊपरी गोलार्ध हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और ये निचला जो गोलार्ध है वो हमारा क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार हमने पृथ्वी को दो भागों में बांटा। इसी समझाने के लिए था, इसको आप नोट करना चाहे करें या ना करना चाहे ना करें, मुझे सिर्फ ग्लोब के आधार पर भारत की स्थिति का परिचय देना है। तो अब हम देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी इसे हम कैसे कह सकते हैं, ऐसी रेखा जो दो भागों में किसी भी ग्लोब को या किसी भी गोलार्ध को क्षैतिज रूप में बांट दे, उस क्षैतिज रूप को हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इस दो भागों में, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांशों के आधार पर और भी भाग बांटे गए हैं। तो ये जो ऊपरी डिग्री अक्षांश रेखा और ये निचली अक्षांश रेखा को बांटा गया है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। अब आप लोगों को ये होगा कि ये भी 23.5 डिग्री है उत्तर में भी, और एक दक्षिण में भी 23.5 डिग्री, लेकिन इनका एक अलग अलग नाम है। और ये जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और जो ये नीचे हमारी दक्षिण गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई गई होगी। अब हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति यहाँ पर किसके आधार पर है। तो आप देख लीजिएगा, हम भारत को एक प्रश्न बनता है कि आप हमें भारत की पृथ्वी के ग्लोब के आधार पर हम भारत की स्थिति बताइए। मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सीधा एक सरल उत्तर आपको हम बता दे रहे हैं कि कैसे आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि भारत की स्थिति हम इन अक्षांश रेखाओं के आधार पर कैसे बता दें। तो सबसे पहले ये भारत का एक छोटा सा मैप है, और भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, ये 23.5 डिग्री जो रेखा गुजरती है, ये कर्क रेखा। तो यही यानी भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो यानी कर्क रेखा के आधार पर, और कर्क रेखा किस गोलार्ध में है, उत्तर गोलार्ध में। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, उत्तर अक्षांश के आधार पर। ये आपके माइंड में, और ये कैसी रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आपको ये माइंड में रखना है कि अक्षांशी आधार पर भारत की स्थिति गोलार्ध में कहाँ पर है, तो भारत कहाँ पर है, उत्तर गोलार्ध में। बात समझ में आए, यानी उत्तर में स्थित है। क्यों? क्योंकि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी है, कर्क रेखा गुजरी है। अब आगे हम बात करते हैं कि कर्क रेखा गुजरने से तो हमको ये पता चल गया कि भारत कहाँ पर है, उत्तर में है। लेकिन इसके अलावा भी हमें आगे पढ़ना होगा। और ये इक्वेटर, इसको 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर को किससे मिलकर ये बना है, इक्वेटर ये इक्वल से बना है, इक्वल से। और इक्वल का अर्थ होता है दो बराबर भागों में विभाजन करना। इससे हमें ये इक्वेटर का नाम मिला, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा इस गोलार्ध को कितने दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। ये तो इसके आधार पर तो हमने जान लिया, अक्षांश रेखा के आधार पर कि भारत की स्थिति उत्तर में है। लेकिन इसी प्रकार एक और काल्पनिक रेखा है जिसे हम नाम देते हैं देशांतर। और जो देशांतर रेखा है वह भारत के ग्लोब के बीचों बीच से वो भी गुजरती है, लेकिन वह लंबवत रेखा होती है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली रेखा को हम 0 डिग्री
देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, या हम इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। ये हमारे विश्व में लंदन से ये निकलती है और कई देशों से बीच से होकर गुजरती है। जब हम विश्व भूगोल पढ़ाएंगे तो उस तरह आपको पढ़ाएंगे, या जब हम आपको अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज़ आपको भी बताया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ हमें भारत की स्थिति जाननी है इसके आधार पर, तो उसके लिए हमें ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली जो रेखा है, इसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये पूरे विश्व की मानक की गणना करता है, यानी समय की गणना करता है, मानक समय की, यानी विश्व में समय की गणना जो हम करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? 0 डिग्री देशांतर के आधार पर हम विश्व के समय की गणना करते हैं। यहाँ तक है। ये भी एक काल्पनिक रेखा है। अब इसका जो ये भाग है, ये हमारा कौन सा भाग कहलाएगा? ईस्ट, यानी पूर्व को इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। ये हमारा W यानी वेस्ट को हम हिंदी में पश्चिम कहते हैं। तो यानी ईस्ट और वेस्ट, ये हमारा पूर्व भाग हुआ और ये पश्चिम, यानी जो देशांतर रेखा है, जो नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में, यानी दक्षिण उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाली रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है लंबवत, उसमें एक तरफ क्या है हमारा? पूर्व, और एक तरफ हमारा क्या है? पश्चिम। तो यानी फ्रंट में आगे क्या है? पूर्व है, और बैक में क्या है? पश्चिम है। तो यानी एक चीज़ आपको यहाँ पर और भी हम बता दे रहे हैं कि हम, जैसे अभी हमने आपको बताया कि विश्व में जो समय की गणना हम इस 0 डिग्री देशांतर के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि जब कभी किसी देश का समय, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लिखे दे रहे हैं, किसी देश का समय लंदन के समय से आगे होता है तो वह निश्चित रूप से पूर्व दिशा हो पर वो देश होता है। यानी किसी भी देश का समय अगर हम, या किसी भी देश की स्थिति हमें जाननी है कि वह देश किस दिशा में है या उस देश का समय क्या है, तो उसके आधार पर किसी भी देश की जो स्थिति है या समय है, वह अगर लंदन के समय से आगे है उस देश का समय, तो निश्चित रूप से वह देश पूर्वी गोलार्ध में होगा। ये आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी देश का समय लंदन के समय से आगे है तो वह निश्चित रूप से वह देश पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई बात कि यानी जो इधर आप, ये ईस्ट है, जो भी आप इसका समय, और जो पीछे होगा वो कौन सा, कहाँ पर देश स्थित होगा? वह पश्चिम दिशा में होगा। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी देश का समय लंदन के समय से आगे होगा तो वह देश की स्थिति कहाँ होगी? पूर्व में होगी। और अगर उस लंदन के समय से जिस देश का समय पीछे होगा तो उस देश की स्थिति क्या होगी? पश्चिम होगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हुआ। इसके आगे हम बात करते हैं कि अब हमारे भारत की स्थिति जाननी है कि आखिर देशांतर के आधार पर भारत कहाँ पर स्थित है। तो भारत जो है इसके आधार पर अब हम कह सकते हैं भाई, अगर हम इसको 20 से 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर बांट दें और फिर आपको बांट के देखें तो भारत हमारा इसके आधार पर कहाँ पर होगा? पूर्व में होगा, इस देशांतर डिग्री के आधार पर। क्यों? क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा से बांटा और 0 डिग्री देशांतर से हमने पूर्व और पश्चिम के आधार पर बांटा। ये हमारी काल्पनिक रेखाएं होती। इसके आधार पर तो जब हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर भारत को जब स्थिति बताई तो वो क्या थी? उत्तरी गोलार्ध में। अगर इसके आधार पर उत्तरी गोलार्ध है तो देशांतर के आधार पर भारत किस जगह होगा? यानी पूर्व में। अगर आपसे इन रेखाओं के आधार पर पूछा जाएगा तो 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर, यानी अक्षांशी रेखा के आधार पर
भारत किस दिशा की ओर है? उत्तर में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए देशांतर के आधार पर, यानी 0 डिग्री देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति किस दिशा की ओर है? तो पूर्व की ओर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आपको बता दें कि समय के आधार पर लंदन के समय से आगे तो कितना समय, यानी 5.5 घंटे हमारे भारत का समय आगे चलता है। यानी जो समय आगे है तो वहाँ कौन सी दिशा होगी? पूर्व की होगी। और जिसका समय पीछे होगा किसके आधार पर? लंदन, क्योंकि ये जो रेखा जहाँ से गुजरी है वो कहाँ से निकली गुजरी है? लंदन से इस रेखा की 0 डिग्री उत्तर या प्रधान या उत्तर रेखा की शुरुआत हुई। तो आपको 5.5 घंटे ये समय आगे है जिसके आधार पर। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि आखिर ये कैसे, कि आखिर ये दिशा का क्या कैसे हो सकता है कि भारत जो पूर्व की ओर है जो भी देश उनका समय आगे होगा और जो पश्चिम की ओर है देश उनका समय पीछे होगा। तो हमारे भारत में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये स्थिति है। हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि भारत में यहाँ पर हमारा एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और ये हमारा क्या है? गुजरात। अब आप देख लीजिए इस स्थिति पर आपको ये पता चलेगा कि भारत हमारा अरुणाचल प्रदेश किधर है? पूर्व की ओर है, और गुजरात किधर है? पश्चिम की ओर है। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर जिसका लंदन के समय से आगे समय होगा वह पूर्व की ओर होगा, और जिसका समय पीछे होगा लंदन के आधार पर, समय के आधार पर, तो वो देश की स्थिति क्या होगी? आपकी पश्चिम में होगी और उसका समय भी पीछे होगा। तो यहाँ देखिए गुजरात हमारा पश्चिम में है और हमारा अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, और इन दोनों राज्यों के बीच समय का जो अंतर है वो कम से कम मिनिमम 116 मिनट है, जिसे हम कह सकते हैं अधिकतर 2 घंटे का अंतर है। यही कारण है 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर, यानी अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के समय में कितना अंतर है? 116 मिनट कह सकते हैं, या 2 घंटे का। आगे चलते हैं। अब हमारे पास प्रश्न बनता है कि आखिर भारत ग्लोब के आधार पर भारत की स्थिति तो 2 तरह की हो गई, यानी एक जगह हमने पढ़ लिया कि भारत हमारा उत्तर में स्थित है गोलार्ध अक्षांश के आधार पर, और देशांतर के आधार पर पूर्व में। तो सबसे पहले अब हम आपको बताए दे रहे हैं कि अगर हम ग्लोब को देशांतर और अक्षांश रेखा के आधार पर बांटते हैं तो भारत हमारा कहाँ पर है? ये स्थित है, यानी देशांतर के आधार पर पूर्व और अक्षांश के आधार पर उत्तर। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व। तो अब आपसे एक प्रश्न बनता है कि भारत ग्लोब के आधार पर भारत की स्थिति कहाँ पर है, या भारत कहाँ स्थित है? तो भारत हमारा उत्तर पूर्व में स्थित है ग्लोब के आधार पर। लेकिन अगर महाद्वीप के आधार पर पूछा गया तो महाद्वीप के आधार पर भारत हमारा एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, पूरा पढ़ाया हुआ गायब ना हो जाए, सब माइंड में रखनी है छोटी छोटी बातों को, क्योंकि प्रश्न बहुत घुमावदार आते हैं और जरा सा शब्दों का हेर फेर रहता है और उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कुछ उत्तर रहता है और उस उत्तर की जगह दूसरा उत्तर टिक कर देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आप सब लोगों को मेरी क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके नीचे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।